हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ। स्टूडेंट्स 12th फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मैटर एंड मैग्नेटिज्म। पार्ट 1 इसका रिलीज़ हो चुका है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स इसके डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हमने कूलम्स लॉ पढ़ा और उसके बेसिस पे हम इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, उसका रिजल्ट भी हमने डिराइव किया। कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर पे कुछ न्यू टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डाइपोल? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, ऑब्वियसली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस विच इज़ नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। तो यहाँ पे देखिए, जब मैग्नेटिक डाइपोल एक्चुअली परमानेंट मैग्नेट को जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है किसी रैंडम पोजीशन पे, देख सकते हो आप डायग्राम, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, उसमें एक परमानेंट मैग्नेट को हमने प्लेस किया विच इज़ ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। टॉर्क इज़ अ रोटेशनल फोर्स। इस डायग्राम को देख करके आपको याद आया होगा कि सेम यही डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी किया है, जब उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो उसके भी टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला कंपेयर करें तो एनालॉजी से आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फॉर्मूले में, वहाँ पे इस बार मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, और जहाँ पे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M आ चुका है। तो बाय एनालॉजी वी कैन डायरेक्टली राइट कि टॉर्क इज इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉपरली डिराइव करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कुछ नोटेशंस पहले आप समझ लीजिए। लेंथ ऑफ दी मैग्नेट तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 2L, और इस परमानेंट मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेस किया गया है एट एन एंगल थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, ये देखिए M वेक्टर आपको दिख रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दोनों पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं परमानेंट मैग्नेट के, दोनों को इंडिविजुअली कूलम फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नॉर्थ पोल पुल हो रहा है राइट हैंड साइड, ये देखिए रेड कलर का एरो, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो ये नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसके अपोजिट जो साउथ पोल है परमानेंट मैग्नेट का, वो लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इंडिविजुअली इन दोनों पोल्स को कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए पूरे मैग्नेट का जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी नहीं रहेगा। मतलब ये मैग्नेट ना तो राइट हैंड साइड मूव होगा ना लेफ्ट हैंड साइड, वो बैलेंस्ड उसी स्टेट पे रहेगा, सेम पोजीशन पे। लेकिन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से सेंटर पॉइंट के अबाउट ये परमानेंट मैग्नेट रोटेट हो जाएगा, जिसको कि टॉर्क बोल रहे हैं यहाँ पे। उसी टॉर्क को हमको कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ पे आप M इंटू बी, देखिए क्या लिखा हुआ है। एनालॉजी कंपेयर करिए थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। जो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, और जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यहाँ पे B है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम फोर्स क्या होता था, Q इंटू ई, यहाँ पे कूलम फोर्स है M इंटू बी। तो M B का प्रोडक्ट मतलब इट इज़ अ कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फोर्स, स्मॉल m इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना है, ये एंगल थीटा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ दोनों पोल्स के एक्सिस के बीच में। ये कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ द मैग्नेट 2L, और ये एंगल थीटा, तो क्या हम परपेंडिकुलर को बोल सकते हैं 2L साइन थीटा। तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इसके बाद स्मॉल m into 2L means product of pole strength into distance of separation between the poles। ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल M। SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया टॉर्क के मैग्नीट्यूड का, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है MB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं टॉर्क को, तो ये आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आंसर भी वेक्टर ही आता है। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क
इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे m b साइन थीटा से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए ये वाला डायग्राम देखिए, वी हैव टू कंसिडर राइट हैंड थंब रूल कि अगर एक ही प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बाय राइट हैंड थंब रूल टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा दोनों m और b के परपेंडिकुलर, या तो प्लेन के नीचे या प्लेन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। वो तो हम अप्लाई करके देख लेंगे कि किस तरफ रोटेशन होने वाला है टॉर्क का, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट m और b के परपेंडिकुलर होगा, इतना तो कंफर्म है। ये देखिए नीचे भी वही स्टेटमेंट लिखा है। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। आज कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, काफ़ी इजी डेरिवेशन है बट 3 मार्क्स में आ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आने वाला है वो भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया है, विच इज़ वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था कि व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जस्ट उसका एनालॉजी हो गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल को जब किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं और उसको जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको रोटेट करते हैं उसके एक्सिस को, तो कुछ वर्क डन होता है। वो वर्क डन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक डेरिवेशन है स्टूडेंट्स। देखिए पहले तो डायग्राम पे फोकस करिए। एम बी इज द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे एक मिस्टेक है, एम बी जो है 2 बार लिखा हुआ है, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ये वाले को लिखिएगा, ऊपर वाले को गायब कर देंगे। सिमिलरली नीचे भी सिर्फ एक ही बार मेंशन करना है, ये वाला नहीं आएगा। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब कूलम फोर्स लगेगा तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये मैग्नेट। कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा लेकिन रोटेटरी तो हो सकता है, और रोटेटरी मोशन होगा तब भी वर्क डन डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। तो एज्यूम करते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस डायपोल मोमेंट का इनिशियल एंगल सपोज θ1 रहा हो, और उसको हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके d थीटा एंगल रोटेट किया। ये देखिए तो उसका फाइनल एंगल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक रोटेट होने के बाद θ2 पूरा यहाँ से यहाँ तक। इनिशियल एंगल कितना था? θ1, उसको d थीटा एंगल हमने रोटेट किया अगेंस्ट द कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फाइनल एंगल उसका θ2 हो गया। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। तो चाहे रोटेशनल मोशन हो या लीनियर मोशन, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर मोशन में लीनियर फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेटरी मोशन में रोटेटरी फोर्स जो कि टॉर्क होता है इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे d थीटा है, इनिशियल और फाइनल एंगल के बीच में। अब यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। पहले स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जैसा ही। तो ये आ गया हमारा एम बी साइन थीटा डी थीटा। कंप्लीट वर्क डन के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, LHS तो इंटीग्रेट होकर DW से W आ गया, RHS में θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में इनिशियल एंगल जो है θ1 था, फाइनल एंगल θ2 तक उसको रोटेट किया जा रहा है। जितने भी कांस्टेंट थे वो ऑपरेटर के बाहर हम लेंगे, जैसे कि m और b को। अंदर बचेगा ऑपरेटर के साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस कॉस थीटा। तो थीटा पे फिर हम लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला कैलकुलेट होके आएगा एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल एंगल गिवन है, डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला हम निकालते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का। एज्यूम करते हैं कि सपोज इनिशियली ये जो परमानेंट मैग्नेट है वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड रहा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में, मतलब उसका इनिशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 जीरो होता है, ऐसा हमारा एक अजम्पशन है। देन उसको उस 90 डिग्री वाले एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, तो बताइए कि कितना वर्क डन होगा या कितना पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे θ1 को 90 लेते हैं तो cos 90 ये वाला जीरो हो गया, और θ2 को कोई रैंडम एंगल थीटा ले लेते हैं कि भाई 90 पे प्लेस था ये मैग्नेट और वहाँ से हम थीटा एंगल मूव कर रहे हैं उसको, तो हमारा आंसर आता है माइनस में एम बी कॉस थीटा। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है, और जो सिस्टम है हमारा वो स्टेबल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्टेबल, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल कब आ सकता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी? जब वो मिनिमम हो, जैसे कि एंगल जो है वो एक्यूट हो,
लेस देन 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री में ज़ीरो आ जाएगा ये, तो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो फिर ये एंगल हमारा क्या आने लगेगा, पॉजिटिव में, तब हमारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अनस्टेबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 180 डिग्री पे अगर एंगल पे रोटेट कर रहे हैं इस परमानेंट मैग्नेट को, तो cos 180 क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mb, तो पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी आने का मतलब अनस्टेबिलिटी। तो पूरे पॉइंट्स हम न्यूमेरिकल के अंदर अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना नोट करिए, 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकता है, फिर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं इन डेरिवेशंस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, अ मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 इंटू 10⁻² जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री। एंगल आपको गिवन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M भी दिया है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10⁻² टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू भी गिवन है। तो टॉर्क निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला है mb sin थीटा। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंबल कैपिटल M यूज़ करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। स्मॉल m सिंबल हम पोल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल M इसको लिख लीजिएगा, B भी पता है, थीटा ही पता है। टॉर्क का डायरेक्ट फार्मूला mb sin थीटा। हमारा आंसर आ चुका है 7.2 10⁻⁴ जूल, ठीक है। इसको नोट करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंगल अगेन दिया है, एक्सपीरियंसेस और टॉर्क भी दिया है। तो कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सेम यही फॉर्मूला लगेगा टॉर्क का, mb sin थीटा। उससे कैपिटल M डाइपोल मोमेंट हम निकाल लेंगे। सेकेंड, फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट करस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में थीटा को 0 लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट तो B थीटा और टॉर्क गिवन है, तो तुरंत मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, कैपिटल M सिंबल आप यूज़ करिए, टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin थीटा। तो वहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आंसर आ रहा है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पूछा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है, -mb cos थीटा होता है। तो अगर थीटा को 0 डिग्री लिया जाए तब cos थीटा 1 आएगा और एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आएगी। मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, तो यही पूछा था, ये कंडीशन ये आपको मेंशन करना है, जस्ट इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, अ करंट ऑफ 7 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ प्लेन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है कॉइल का, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 100, करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है आपको वैल्यू। इफ द कॉइल इज फ्री टू रोटेट, what orientations would correspond to its first point stable equilibrium और second point unstable equilibrium, ठीक है। आगे कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉइल इन दीज केसेस। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या क्या गिवन है हमको, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, ये आई लिखिएगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है, करंट 7 एम्पियर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसको SI में हमने कन्वर्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। रेडियस से पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंबल कैपिटल M यूज़ करिए यहाँ पे आप, NIA। एरिया πr² से निकाल लीजिए, क्योंकि शेप जो है कॉइल का वो सर्कुलर है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा आ गया 0.22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा लेना होगा आपको 0 डिग्री, क्योंकि तभी आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगा नेगेटिव में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमको पता है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो गिवन है, बस जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है, और cos 0 डिग्री 1, तो मिनिमम एनर्जी -0.044 जूल आ रहा है, और यही स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल हम ले लेंगे 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू आपका सेम आएगा 0.044 जूल फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। नोट करेंगे, फिर एक और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट
placed with its axis at 30 degree experiences a torque of 0.016 Newton meter in an external field of 800 Gauss. Gauss is the CGS unit of magnetic field. इसको हम टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे अभी. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, तो ये तो काफ़ी इजी है, टॉर्क दिया है वहाँ से निकाल लेंगे. सेकंड, व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन. तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन मतलब थीटा 0 डिग्री, मोस्ट अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री. तो दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमको निकालना है सेकेंड पार्ट के अंदर. देखिए इसका सोल्यूशन. फर्स्ट पार्ट, एंगल दिया है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 800 गॉस, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है, उसको SI में हमने कन्वर्ट किया. टॉर्क की वैल्यू 0.016 न्यूटन मीटर. तुरंत मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हमने निकाल लिया 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट आ गया आंसर. सेकेंड पार्ट, मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं डाइपोल को तो वर्क डन कितना आएगा. तो मोस्ट स्टेबल के लिए थीटा 0 डिग्री, ये थीटा 1 समझ लीजिए, और थीटा 2 180 डिग्री. तो देखिए उस फॉर्मूले में हमने सब्सटीट्यूट किया है वर्क डन -mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. तो 0 डिग्री और 180 डिग्री हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. cos 180 -1 हो जाएगा, cos 0 1. तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2mb. m का वैल्यू हमको पता है और b भी गिवन है, टेस्ला में हमने कन्वर्ट किया, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन का आंसर आ रहा है 0.064 जूल. ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है. यूनिट का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, SI में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिएगा. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो 2 डेरिवेशंस हमने डिस्कस किए दोनों इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, और अगर उनके साथ कोई अटैच्ड एक न्यूमेरिकल आता है तो बिल्कुल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर. तो फिर भी कोई डाउट रह गया हो स्टूडेंट्स इन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में और आज के डेरिवेशन में तो तुरंत उसको क्लियर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ. थैंक यू.